चुनाव की घोषणा के साथ साथ ही जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यूरोप चले गए घूमने, और उसके बाद वो चुनाव ख़त्म होने के 1-2 दिन पहले यहाँ पर आए। उन्होंने रोड शो वगैरह किया, ये किया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं निकला। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। भाई राजद के जो वरिष्ठ विधायक हैं वो राजद के प्रवक्ता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और राजद के प्रवक्ता जो हैं वो राजद के वरिष्ठ विधायक पर। और उसमें यह भी देखा गया है जो भाजपा के जो नाराज वोटर हैं वो भी प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ उन्होंने बदला साधा। बदला साधने का मतलब यह है कि कुछ दिन पहले देखे होइएगा जब मुख्यमंत्री का बयान आया था हरे चादर को लेकर के, गमछे को लेकर के। अगर प्रशांत किशोर विपक्ष की आवाज़ बन जाएंगे तो नेचुरली जो अभी कह रहे थे कि भाई माई समीकरण ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन ध्वस्त हो जा सकता है। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज की चर्चा का विषय बांकीपुर चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में सबसे बड़े हलचल की खबर। भाजपा और जनसुराज की जो जंग है उसकी चर्चा तो पूरे बांकीपुर चुनाव भर चलती ही रही। उसके चुनाव के बाद जितनी भी टिप्पणियां जनसुराज या भाजपा की तरफ से आनी थी वो हो गई, लेकिन इसमें एक पार्टी जो सबसे ज़्यादा पिछड़ गई, जो कि बिहार में उसकी अपनी अच्छी पैठ बना करती थी। हालांकि वो बांकीपुर इलाके में कोई बहुत बड़ा दबदबा नहीं रखती थी, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर तो उसका अपना होता ही था। लेकिन इस बार ज़मानत जब्त हो गई और इसके बाद आरजेडी ने जो है, अगर हम आज की आपको रिपोर्ट बताएं तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की सलाह के बाद 2026 अगस्त यानी 6 अगस्त को जो है वो बिहार में अपने सभी संगठनात्मक कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। और इसमें जितने भी जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर और विभिन्न प्रकोष्ठ स्तर के जितनी भी कमेटियां हैं सबको भंग कर दिया गया। क्या है अब ये कौन सी रणनीति है, इसके बारे में एक बार फिर से पूरा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। तो पहले इस मामले का थोड़ा सा पॉलिटिकल एनालिसिस समझ लेते हैं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। देखिए, ऐसा है कि बिहार में 2 ही गठबंधन सत्ता के लिए इच्छुक रहती है। उसमें एक गठबंधन एनडीए का है और दूसरा गठबंधन आप इंडिया ब्लॉक कह सकते हैं या महागठबंधन कह सकते हैं। महागठबंधन को यहाँ लीड करती है राष्ट्रीय जनता दल और उसके सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं और कांग्रेस वगैरह उसकी सहयोगी पार्टियाँ हैं। कुछ पार्टियाँ हैं जो दोनों से अलग हैं, जैसे AIMIM वगैरह जो है, बसपा वगैरह है, वो इन लोग इस गठबंधन में नहीं है, उससे अलग है, लेकिन उनकी कोई ताकत यहाँ बहुत लिमिटेड ताकत उनकी है। जो राष्ट्रीय जनता दल है वो एक ताकतवर विपक्ष यहाँ पर है, सत्ता में भी रही है। लालू यादव जी लगातार 1990 से लेकर और फिर उनकी पत्नी 2005 के अक्टूबर महीने तक वे लोग सत्ता में रहे। अक्टूबर में फिर नीतीश कुमार सत्ता में आ गए हैं और उसके बाद एनडीए की सत्ता रही है। बीच में नीतीश कुमार जब राजद में गए हैं, महागठबंधन में गए हैं, तब फिर सत्ता का सुख लालू यादव के परिवार को भी मिला है, राजद को भी मिला है। तो लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि एक बड़े वोट बैंक को राजद कमांड करती है और वो जगजाहिर बात है कि वो माई समीकरण है, यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण है जिसको वो कमांड करती है। और उसको पिछले चुनाव तक हम लोगों ने देखा है कि वो कमांडिंग पोजीशन में उसके है। और आप सब लोग जानते हैं
कि जो जनगणना हुई है उसके मुताबिक लगभग 32% मुस्लिम और यादव यहाँ पर हैं। 18% मुस्लिम हैं और 14% यादव हैं, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। तो 32% वोट जिसके पास है वो एक कमांडिंग पोजीशन में बराबर रहेगा, विपक्ष का वो एक बड़ा चेहरा रहेगा। ये अलग की बात है कि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें इसको 25 सीट आ सका, और शायद अगर 24 सीट आ जाता तो फिर नेता विपक्ष नहीं हो पाते तेजस्वी यादव, लेकिन 25 सीट उसको आया है। और टोटल जो महागठबंधन था उसको 35 सीट आया है। लेकिन इन बातों के बाद ये जो 25 सीट पर जो राजद सिमटी या महागठबंधन 35 सीट पर सिमटा, इसके बाद कोई हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने कोई समीक्षा बैठक होते हुए नहीं देखा। एक तो महागठबंधन के बीच में भी समीक्षा बैठक होनी चाहिए थी, एक राजद के अंदर में भी समीक्षा बैठक होनी चाहिए थी। चूँकि लोकतंत्र में जितना महत्व शासक वर्ग का है उतना ही महत्व विपक्षी पार्टी का ही है। चूँकि लोकतंत्र में विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो फिर सत्ता जो है वो मनमानी पर उतर जाएगी। इसलिए बिहार के लोगों की इच्छा थी कि भाई इस पर समीक्षा होती, समीक्षा बैठक होती और एक निकलता कि आखिर क्या कारण है कि ऐसी स्थिति बनी है, और फिर उसमें वो सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ते। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और इस बीच में बांकीपुर का चुनाव सामने में आ गया, और बांकीपुर के चुनाव में फिर उसी उम्मीदवार को, जो महिला उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, जो पिछले चुनाव में लगभग 50,000 वोट उनको आया था। ठीक है कि वो चुनाव हार गई थी और नितिन नवीन चुनाव जीते थे, लेकिन 50,000 के आसपास में उनको वोट आया था, जहाँ तक मुझे याद है। और हाँ, 46,000 वोट शायद आए। और फिर उनको फिर से उम्मीदवार बनाया गया। नेचुरली जैसा कि आपको मालूम है कि बांकीपुर में वैश्य वोट भी बहुत ज़्यादा है, और प्लस यादव और मुस्लिम भी सिजेबल नंबर में बांकीपुर में है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ताकत के साथ रेखा गुप्ता वहाँ उतरी थी। लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि चुनाव की घोषणा के साथ साथ ही जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यूरोप में चले गए घूमने, और उसके बाद वो चुनाव ख़त्म होने के 1-2 दिन पहले यहाँ पर आए। उन्होंने रोड शो वगैरह किया, ये किया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं निकला। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हारी हैं। और बुरी तरह से चुनाव हारना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए ये है कि उनका जो वोट बैंक था आज तक, जो माई समीकरण था उनका मुस्लिम और यादवों का, वो समीकरण टूटता हुआ नज़र बांकीपुर में आया है। किधर गया? टूट के निश्चित रूप से वो प्रशांत किशोर की तरफ गया है। मुस्लिम लोगों के का तो बहुत स्पष्ट सोच है कि वो किसी दल के नहीं हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी जो हरा पाएगा भारतीय जनता पार्टी को, उनको जरा भी उम्मीद बंधेगी तो उसी को वो वोट करेंगे। मुस्लिम लोगों को लग गया कि नहीं साहब, राजद यहाँ पर जो है सो अब राजद जो है सो सक्षम नहीं हो पा रही है, तो हमको एक प्रशांत किशोर के रूप में एक नया चेहरा सामने में आया है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है, तो वो चले गए। और फिर यादवों को भी ऐसा लगा, चूँकि यादव के जो क्षेत्र है, जो यादव समाज का जो क्षेत्र वाला जगह है, वहाँ भी जो है सो प्रशांत किशोर आगे निकले हैं। तो इसका मतलब है कि यादवों में भी टूट हुई, और यादव ने भी सोचा कि हम लोगों को भी जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यादवों का वोट, कुछ वोट जो है सो यादवों का भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है, लेकिन ज़्यादातर वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिला है। और एक तरह से बिल्कुल जो राजद के उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गई हैं। मैंने एक तरह से उनको कहिए कि उनका कुछ कोई उनकी पहचान ही नहीं लगी, कि ऐसा लगा है जैसे वो खड़ी ही नहीं है चुनाव में, जबकि राजद इतनी बड़ी पार्टी है। तो ये घटना जो घटी, और उसके बाद से फिर आपने देखना शुरू कर दिया कि जो तेजस्वी यादव की जो बहन हैं, उनका जो बराबर ट्वीट जो करती रहती हैं, उसमें वो बराबर अपने रोहिणी आचार्य की बात, हाँ रोहिणी आचार्य की बात करें, वो बराबर अपने भाई पर निशाना साधती हैं, और बराबर वो कहती हैं कि साहब आखिर ये क्यों हो रहा है, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। और इसमें बात छन के आती है कि बराबर वो इशारा करती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी यादव को घेरे हुए हैं, और वे लोग जो है सो पूरे पार्टी को सत्यानाश में मिलाने पर लगे हुए हैं। जो इधर 2-3 दिन की जो घटना है वो बहुत एक दुखद घटना है, जिसमें कि मनेर के कई बार के विधायक रहे भाई वीरेंद्र,
जो राजद के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने शक्ति यादव पर, हालांकि नाम उन्होंने उस पर वहाँ नहीं लिया है, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं कि वो जो है सो उन्हीं पर, चूँकि उसके पहले शक्ति यादव जो प्रवक्ता हैं इसके राजद के, उन्होंने भी जो है सो भाई वीरेंद्र पर निशाना साधा था और उसके बाद उस पर जो है सो भाई वीरेंद्र का भी जवाब उस पर आया है। ये सब लोग जान रहे हैं कि ये जवाब सवाल उन लोगों के दोनों के बीच में हुआ है। नेचुरली ये बहुत ही चिंता का विषय था कि भाई राजद के जो वरिष्ठ विधायक हैं वो राजद के प्रवक्ता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और राजद के प्रवक्ता जो हैं वो राजद के वरिष्ठ विधायक पर, जो कि जैसा उनका कहना है कि हम तो उस समय से लालू यादव जी के साथ हैं, जबकि उनके साथ बहुत कम लोग हुआ करते थे और हमने कभी भी लालू यादव जी को छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। तो इस तरह से, और उन्होंने कहा भी कि भाई इस तरह की किस सारी बातों को उन्होंने विश्लेषित किया है। तो इससे ऐसा लगा होगा, हमको ऐसा लगा है कि निश्चित रूप से लालू यादव जी को खबर हुई होगी कि भाई स्थिति जो है सो पार्टी में बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पार्टी के अंदर बिकरिंग बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव जी के आदेश पर जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल जी हैं, उन्होंने पूरे पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक और जो डिफरेंट प्रकोष्ठ हैं उन सब को पूरी तरह से भंग कर दिया है। अब नए प्रकोष्ठ वगैरह का नए जो है सो संगठनात्मक फिर पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक इसका जो है सो उसको नियुक्त किया जाएगा या उसको नॉमिनेट किया जाएगा। अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ बढ़ते हैं, और चूंकि बांकीपुर चुनाव का ही रेफरेंस दे करके आरजेडी का ये विश्लेषण रखा गया है, तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे भी कि जिस तरह से भाजपा और जनसुराज बांकीपुर में डटी रही, जनसुराज पहले से, उसके बाद भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, उसमें आरजेडी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। आप भी मानते हैं? जी, निश्चित रूप से जो बांकीपुर की चर्चा जब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज जो राजद का जो सभी मतलब क्या जो कमेटियों को भंग कर दिया गया उस पर चर्चा है, तो उस पर चर्चा बांकीपुर के आ गई। तो बांकीपुर में राजद को कमज़ोर पड़ता देख करके जो लोग राजद से नाराज़ थे, जो लोग भाजपा से नाराज़ थे, उन्होंने एक तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को देखा। जिन वोटरों को राजद से नाराज़गी है वो भी विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे थे, और जिनको भाजपा से नाराज़गी थी वो भी विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन बांकीपुर में वो प्रशांत किशोर के रूप में देखा और दोनों वोट निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की ओर ट्रांसफ़र कर गया, जिसका परिणाम है राजद बांकीपुर का चुनाव परिणाम, और प्रशांत किशोर वहाँ से जीते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं राजद की जितनी भी कमेटियाँ हैं वो भंग हो, तो उसमें निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी देखे होंगे कि जो राजद कमज़ोर पड़ रहा है, किस तरह से आपस में विवाद शुरू हो रहा है, तो इसको लेकर के फिर से इस ढांचा को मजबूत ढांचा तैयार किया जाए। उस ढांचा को तैयार करने को लेकर के ही राजद ने इस तरह का निर्णय लिया है। और जिन लोगों को भी इसमें होता है अक्सर कि जो कमेटियां भंग करने का मतलब यह है जब किसी को हटाने में अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हटाने के बाद कुछ रिएक्शन होता है, इसलिए पूरी कमेटी को ही भंग कर दिया जाता है कि नए सिरे से हमने कमेटी का गठन किया। तो उसमें निश्चित रूप से जो राजद है अपना मंथन किया होगा, उसमें गंभीर चिंतन का विषय है, चिंतन किया होगा कि आखिर किस तरह हम फिर से अपनी जो विरोधी दल की भूमिका में है, अपने जो वोट बैंक है उसको हम बरकरार रखें, जिसको लेकर के उन्होंने कमेटी भंग करने का निर्णय लिया होगा। क्योंकि जो बांकीपुर चुनाव का परिणाम है उसमें वहाँ पर निश्चित रूप से माई समीकरण ध्वस्त होता दिखा है। मुस्लिम वोट तो लगभग चले गए प्रशांत किशोर के साथ और ज़्यादा वोट भी उसमें टूटे। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं है कि राजद का जो माई समीकरण है वह सिर्फ बांकीपुर चुनाव परिणाम से हम उसको मान लें कि ये माई समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो गया। वह संभल सकता है अगर राजद फिर से मजबूती के साथ उभरेगा तो उसके पास जो ज़्यादा वोट है निश्चित रूप से खड़े हैं। उस स्थिति में मुस्लिम वोट भी उनके साथ फिर से आ सकते हैं। उसमें यह नहीं है कि जब एक बार प्रशांत किशोर को मुस्लिम वोट दे दिया है तो वो वोट प्रशांत किशोर के साथ ही हो गया, वहाँ नहीं है। वहाँ उसने देखा है कि मजबूत स्थिति में प्रशांत किशोर हैं, और उसमें यह भी देखा गया है जो भाजपा के जो नाराज़ वोटर हैं वो भी प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ उन्होंने बदला साधा। बदला साधने का मतलब यह है कि कुछ दिन पहले देखे होइएगा जब मुख्यमंत्री का बयान आया था
हरे चादर को लेकर के, गमछे को लेकर के, तो वह रिएक्शन यादव जाति के समुदाय ने अपने ऊपर लिया था और इस पर प्रतिक्रिया भी उस समय लोग व्यक्त करने लगे थे। तो निश्चित रूप से यादव जाति के लोगों ने उस बदला को मतलब साधा है और उसमें वह प्रशांत किशोर के साथ हो गए, न कि माई समीकरण वो ध्वस्त होकर के प्रशांत किशोर के साथ हो गया। और प्रशांत किशोर भी अगर उस चुनाव परिणाम को यह समझते हैं कि उसका माई समीकरण मेरे पास आ गया, आगे भी चुनाव में रहेगा, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है। अब राजद का सवाल है, अगर विपक्ष में आप देखते होइएगा जो उसके पास 25 विधान पार्षद है, अगर 24 हो जाता है तो निश्चित रूप से मतलब विरोधी दल के नेता की भूमिका में नहीं रहेंगे। तब वह जो सत्ता में काबिज दल है, जो सरकार है, उसके रहमो करम पर है। जो अगर उनको जो मानक है उनके अनुकूल अगर विधायक नहीं है तो अगर जो सत्ताधारी दल है वो अगर चाहे तो उनको विरोधी दल का नेता का स्वरूप दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। तो इस स्थिति में आप देखे होइएगा जो पिछले कई चुनावों में मतलब जो विधान परिषद है, ये सब जो चुनाव हुआ है उसमें किस तरह से मतलब उनके कई विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया है, अनुपस्थित रहा है, लेकिन उन्होंने उन पर कार्रवाई नहीं की। इसलिए अगर उनके विधायक घर जाते हैं उस स्थिति में विरोधी दल की भूमिका में वो नहीं रहेंगे। इसलिए राजद भी अब बहुत गंभीर तरीके से अपना मंथन कर रहा है। हो सकता है राजद संभालने की कोशिश कर रहा हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आकर्षित किया है हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कि हमने देखा था कि कुछ समय पहले जब विधान परिषद का चुनाव हुआ था उसमें भी बड़ा गोलमाल हुआ था। उसके बारे में अगर आप एक बार फिर से पॉइंट आउट करें। नहीं, विधान परिषद के चुनाव में जो पार्टी विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के लोग और राजद का एक मुस्लिम जो हाँ राज्यसभा में हुआ था, उसमें एक मुस्लिम जो विधायक थे राजद के, उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी एक्शन नहीं लिया कोई और राजद ने भी उन पर एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेने के पीछे वो कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर एक्शन आप लेंगे तो आपकी संख्या 24 हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी तो आप नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष होने से बहुत सारे बेनिफिट्स जो नेता प्रतिपक्ष के होने के कारण मिलते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री को मिलता है, सुरक्षा वगैरह को, वो सारे चीज़ जो है सो प्रिविलेज आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी हो सकती है कि राजद एक मुस्लिम विधायक को अपने से अलग नहीं करना चाहता था, ये भी बात उसके साथ हो सकती है। तो लेकिन अगर आप इसका जो स्थितियां बन रही हैं यहाँ बिहार के अंदर, खास करके अगर राजद की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि राजद पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी जगह प्रशांत किशोर लेना चाह रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर विपक्ष की आवाज़ बन जाएंगे तो नेचुरली जो अभी कह रहे थे कि भाई माई समीकरण ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन ध्वस्त हो जा सकता है, वो परमानेंटली भी हो जा सकता है, क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाला एक व्यक्ति चाहिए और लड़के जीतने वाला एक व्यक्ति चाहिए। तो एक जो है सो, और एक पॉसिबिलिटी जो हमको जो दिखाई पड़ता है वो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आगे चल के प्रशांत किशोर चूँकि अकेले जीते हैं तो बहुत कुछ वो कर नहीं सकते हैं बोलने के सिवा। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर चाहेंगे कि राजद को माइनस करके और यहाँ पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और प्रशांत किशोर की जो जन सुराज पार्टी है, ये तीनों एक गठबंधन बना के सामने आवें। तो इससे क्या होगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को ये समझाने में सफल हो जाएंगे कि अगर आप राजद को छोड़ देते हैं तो उससे जो राजद के खिलाफ के जो लोग हैं वो लोग इस गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को छोड़कर आ सकते हैं। तो नेचुरली उस समय राजद की स्थिति क्या होगी? राजद की स्थिति बिल्कुल बिहार में सफाये की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि तब यादव भी अब सोचने पर विवश हो जाएंगे कि तब हम अकेले एक राजद के साथ रह के राजद को हम क्या कर लेंगे, इसलिए वो भी खोजने लगेगा कि हमको एनडीए में। और तब मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि उस परिस्थिति में बिहार के जो यादव समाज के लोग हैं वो लोग, उनकी एफिनिटी जो है वो
एनडीए की तरफ हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जादुओं के बड़े बड़े नेता लोग वहाँ लगे हुए हैं, जो जादुओं को ये समझा रहे हैं कि हमको भी एनडीए के साथ चलना चाहिए। तो इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं कभी कभी सत्य में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राजद अपने को, चूँकि बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में आज भी राजद ही है और राजद का जो महागठबंधन है वो है, तो हम लोग जो बिहार की जनता है वो निश्चित रूप से चाहेगी कि राजद मजबूती के साथ खड़ा रहे, जन समस्याओं को उठावे और लोगों को A to Z को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करे। A to Z को अपने पार्टी से जोड़ने का काम करे राजद। अब जो नई कमेटी बनेगी शायद उसमें इस तरह से काम करे, क्योंकि जिस तरह का एग्जाम्पल बांकीपुर में दो जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां बन गई हैं, अब जनसुराज और भाजपा ने जिस तरह का एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरह से वोटरों को लुभाते हैं, तो आरजेडी को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक समय पर जो इतनी बड़ी जो शासन में रही हुई पार्टी है उसकी ये दुर्दशा होना बिहार की राजनीति के लिए बहुत अच्छा संदेश तो नहीं है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आपके इस पे क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।